subscribe to our channel and press the bell icon. प्रिय विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10वीं हिंदी लोकवाणी इसके 7वें पाठ प्रकृति संवाद इसके वीडियो में आप तमाम का स्वागत है। इसे रामदरश मिश्र जी ने लिखा है। इसे पढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। पहले परिचय देखते हैं। रामदरश सिंह का जन्म 1924 गोरखपुर उत्तर प्रदेश। परिचय। डॉक्टर रामदरश सिंह मिश्र हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। आपकी साहित्यिक प्रतिभा बहुआयामी है। आपने कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना और निबंध जैसी प्रमुख विधाओं में लेखनी चलाई है। साथ साथ आत्मकथा, यात्रा वृत्त तथा संस्मरण भी लिखे हैं। प्रमुख कृतियाँ: पथ के गीत, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, कविता संग्रह हंसी ओंठ पर आंखें नम है, तू ही बताए जिंदगी, गज़ल संग्रह, स्मृतियों के छंद संस्मरण, पानी के प्राचीर यानी उपन्यास, खाली घर, कहानी संग्रह, बबूल और कैक्टस, ललित निबंध आदि। गद्य संबंधी प्रस्तुत ललित निबंध में रामदरश मिश्र जी ने अपने घर के आंगन में स्थित पेड़ पौधों से बातचीत की है। पाठ में लेखक का पेड़ पौधों से लगाव, उनके प्रति अपनापन और अटूट रिश्ता दिखाया गया है। चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसे रामदरश सिंह जी ने लिखा है। ये 7वां पाठ है, प्रकृति संवाद। चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ नहीं हो पा रहा है, समय ऐसे ही गुजर जा रहा है। कभी गर्दन का तनाव बेहद पीड़ित करता है, कभी दोनों कलाइयों में दर्द होने लगता है, तो प्रकृतिस्थ नहीं रह पाता। अब संवाद के मायने होते हैं बातचीत, पीड़ित यानी दुखी, प्रकृति स्थित यानी स्वाभाविक। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है, समय गुजरता जा रहा है और तनाव बेहद पीड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, कलाइयों में दर्द है और वो प्रकृति स्थय है यानी स्वाभाविक दर्द है। रात भर दर्दों का आपस में संवाद होता रहता है, फिर भी न जाने किसकी दुआ है कि सो जाता हूँ। नींद आती रहती है, जाती रहती है और रह रह कर टूटने के बावजूद उसमें लय बनी होती है। अब स्पंदन के माने रह रह कर धीरे धीरे हिलना या कांपना, धड़कना। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि रात भर दर्द का आपस में संवाद होता है, यानी चाहे पैर दर्द हो या हाथ दर्द हो या सर दर्द हो, फिर भी न जाने किसकी दुआ है कि वो सो जाते हैं। नींद आती रहती है, जाती रहती है और टूटने और बने रहने का एक पराक्रम चलता रहता है। सुबह उठता हूँ तो थोड़ी ताजगी महसूस होती है। यदि सुबह को ठंडी हवा चल रही होती है तो तन मन में ताजगी का स्पंदन महसूस होने लगता है। उठता हूँ तो सरस्वती जी घर के अनेक प्रभाती कार्य निपटा चुकी होती है और मुझे देखते ही चाय हाजिर कर देती है। अभी सरस्वती जी कौन है? सरस्वती जी इनकी धर्मपत्नी का नाम है। यादों में जाग उठना यानी पुरानी यादें ताज़ा करना, भरा पूरा अनुभव होना यानी संतुष्ट हो जाना। स्पंदन यानी रह रह कर धीरे धीरे हिलना या कांपना, धड़कना। प्रभाती यहाँ अर्थ सुबह को किए जाने वाले काम। निवृत्त यानी अवकाश प्राप्त, मुक्त होकर। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वो सुबह उठते ही ताज़गी महसूस करते हैं और ताज़गी महसूस करते हुए आहिस्ता आहिस्ता वो जब उन्हें महसूस होता है तब उनकी जो धर्मपत्नी है सरस्वती जी है वो बहुत सारे काम कर चुकी होती है। नित्य कर्म से निवृत्त होकर और चाय पीकर आंगन और गैलरी में टहलने लगता हूँ। आज भी यही क्रम शुरू हुआ। सामने के बड़े गमले में गुंबद का
आकार ग्रहण किए। दवनों ने अपने महक और हरितिमा से मेरा मन अपनी ओर खींच लिया। मैंने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। हथेलियाँ महक से गमगमा गई। सांसों में महक गुनगुनाने लगी। शीतला माई के स्वागत में गाए जो गीत में बचपन में सुनता रहता था, वह मेरी यादों में जाग उठा। हमरे दुअरवा मैया दवना तरुआ हो। एकाएक देखा कि पास के गमले में काली तुलसी जी मुस्कुरा रही है। प्रणाम माते कहकर मैं उनके पास चला गया। कुछ देर उन्हें निहारते रहा। और महसूस करता रहा कि मेरी रगों में उनका रस दौड़ रहा है। मेरी ही रगों में क्यों, पूरे परिवार की रगों में। ले लो, आवाज़ आई और मैंने आज की दवा के लिए कुछ पत्तियां उनसे मांग ली। आंगन में स्थित पार्क की दुनिया बड़ी छोटी होती है। उसी में एक के बाद एक परस्पर पेड़ पौधे आलिंगित से खड़े हैं। अब यहाँ पर निवृत्त के मायने अवकाश प्राप्त, मुक्त होकर, महक यानी सुगंध, हरितिमा यानी हरियाली, दवन एक पौधा, गमगमाना यानी सुगंध से भर जाना, द्वारवा यानी द्वार पर, तरुवा यानी पेड़, रगों में, आलिंगित यानी गले लगाया हुआ, फरफराहट फड़फड़ की आवाज़, मोहक यानी आकर्षक। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जैसे ही वो उठकर बाहर की तरफ निकले तो नित्य कर्म से निवृत्त होकर यानी काम कंप्लीट करके, अवकाश प्राप्त करके, चाय पीकर आंगन की गैलरी में टहलने लगे तो उनका क्रम शुरू हुआ। बड़े गमले में उन्होंने देखा कि गुंबद का आकार ग्रहण किए हुए पेड़ पौधे अपनी महक और हरियाली से उन्हें खींच रहे हैं। और जब उन्होंने उसे अपनी बाहों में भर लिया, हथेलियाँ महक से गमगमा गई। अब सांसें जो है महक की वजह से गुनगुनाने लगी। अब ये शीतला माई के स्वागत में गाए जो गीत में बचपन से सुनता रहता था। शीतला ये ठंडी हवा जो होती है, तो यहाँ पर शीतला माई कहा गया है ठंडी हवा को। और वो जब बचपन का एक भोजपुरी गीत यहाँ पर गुनगुना रहे हैं, हमरे दुअरवा मैया दवना तरुआ हो, यानी दुअरवा द्वार पर आना, पेड़ पौधे लगाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। अचानक तुलसी का जो पौधा है वो लेखक को देखकर मुस्कुराने लगा और वो वहाँ पर महसूस किए बगैर नहीं रह सके कि उनकी आवाज़ में लय है। और जैसे ही वो आगे बढ़े, तुलसी ने कहा कि ले लो मेरी पत्तियाँ, ये आपकी और आपके सारे परिवार की रगों में दौड़ रही हैं। आंगन में स्थित पार्क की दुनिया बड़ी छोटी है, उसी में एक के बाद एक परस्पर बड़े पेड़ पौधे आलिंगित से खड़े हैं। तुलसी से बतिया ही रहा था कि मीठी नीम ने हल्के से आवाज़ दी। यानी तुलसी से के पौधे से बात करते करते जैसे ही रुके, नीम का पौधा उन्हें आवाज़ देने लगा, कई दिनों से मैं तुम्हारे चौके में नहीं गई। अब देखिए, नीम के पौधे ने हल्के से आवाज़ दी। उसकी हरी हरी पत्तियां हवा में हल्के हल्के फरफरा रही थी। यानी यहाँ पर लेखक ये बयान करते हैं कि नीम की जो पत्तियां हैं वो उनसे बतिया रही है, बात कर रही है। उसने कहा, कई दिनों से मैं तुम्हारे चौके में नहीं गई, कड़ी खानी छोड़ दी है क्यों? मैं हंसा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, हर चीज़ का अपना समय होता है। तुम तो वैसे ही मुझे बहुत अच्छी लगती हो। पेट की बात छोड़ो, आँखों में तो तुम हर दम मोहक हरियाली बनकर छाई रहती हो। अब यहाँ पर लेखक से बात करते हुए नीम ने अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि उनसे बात कर वो काफ़ी प्रसन्न हुए और उसकी हरियाली से मोहक भी हुए हैं। चिड़िया चहचहा उठी, फिर समूह में फुर से उड़ी और आकाश में पंखों व स्वरों की एक लय बन गई। फिर वे लौट आई। यहाँ उनके आश्रय की तरह यह हर सिंगार का पेड़
कितना खुश हो रहा है, चहचहाना पक्षियों की आवाज़। अब जैसे ही लेखक नीम के पेड़ के करीब गए तो चिड़िया चहचहाती हुई उड़ी और दोबारा आकर वहीं बैठ गई, क्योंकि वहीं उसका घोंसला था। हर सिंगार यानी हर सिंगार की तरह वो खुश हो रहा है, जैसे कह रहा हो, आओ चिड़ियों मेरी डाल डाल पर खुद को और गाओ। आओ चिड़ियों अपने मीठे मीठे स्वरों से मुझे नहलाओ। मैंने देखा हर सिंगार नए पत्ते और टहनियों से लद गया है। अब यहाँ पर लेखक ने एक बात कही है कि खंखड़ यानी उजाड़ जो झाड़ होते हैं उसके करीब तो कोई नहीं जाता, लेकिन जो हरे भरे होते हैं उन दरख्तों पर अक्सर पक्षी परिंदे जाते हैं। अब मैंने देखा हर सिंगार नए पत्तों और टहनियों से लद गया है। जाड़े में खंखड़ सा हो जाता है और कभी कभी डर लगता है कि ये सूख तो नहीं रहा है, लेकिन वसंत आते ही इसके भीतर सोई ऊर्जा जागने लगती है। यानी खंखड़ हो जाता है, उजाड़ हो जाता है, और जैसे ही वसंत आता है यानी मौसम बहार आता है, स्प्रिंग सीज़न आता है, इसमें नया उत्साह, नई ऊर्जा भर जाती है। प्राण रस छलकने लगता है और क्रमश नई टहनियाँ तथा नए पत्तों के सौंदर्य से लद जाता है। मैं उसे देख रहा हूँ और लगता है अब इसमें फूल आया, तब इसमें फूल आया। हाँ, ये हर सिंगार बहुत मस्त है। अब अनंत काल से यानी बहुत अधिक काल से अब जब लेखक देखता है तो उसकी नई टहनियों पर पत्ते आते हैं, उससे सौंदर्य फैलता है। सौंदर्य से वो लद जाने के बाद ऐसा लगता है कि अभी फूल आएंगे और तभी फूल आएंगे, और फूल बरसने लगते हैं। हाँ, ये हर सिंगार बहुत मस्त है। आषाढ़ में ही हल्की हल्की हंसी उसमें फूटने लगती है। आषाढ़ एक महीने का नाम है। फिर शरद ऋतु में तो कहना ही क्या, तारों भरा आसमान बन जाता है। शरद ऋतु यानी शरद ऋतु में उस पे फूल खिल जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर तारों भरा आसमान कहा गया है। वसंत ऋतु में हर सिंगार से के भीतर सोई ऊर्जा जागने लगती है, प्राणरस छलकने लगता है, और ये क्रमश नई टहनियों और नए पत्तों के सौंदर्य से लद जाता है। अब शरद क्या है? शरद ऋतु में रात के समय हर सिंगार में इतने अधिक फूल खिलते हैं कि वृक्ष तारों भरा आसमान लगता है। घर में ही क्यों, पास की गलियों और सड़कों पर भी वो घूमती है। यानी सुबह अब रात भर जगमग जगमग करता रहता है, सुबह को अनंत फूलों के रूप में धरती पर बिछ जाता है। रात भर उसकी महक घर में टहलती रहती है, घर में ही नहीं गलियों में भी फिरती है, लोगों की सांसों में बस जाती है। महक के लिए कोई जगह खाली नहीं। उसने अपनी महक से सबको खबर दे रखी है कि वो है, यहाँ है, यानी मेरे घर में है, आंगन में है, हर तरफ है। अरे वही अटके रहोगे, मुझसे भी बात नहीं करोगे। चिड़िया तो मेरे ऊपर भी खेलती है, गाती है, चहचहाती है, फिर मेरी उपेक्षा क्यों? नहीं नहीं अमरूद भाई, तुम्हारी उपेक्षा मैं कैसे कर सकता हूँ। अब ये अमरूद का पेड़ लेखक को आवाज़ देने लगा और उन्हें बुलाने लगा, और वहीं अटके रहोगे ऐसा कहने लगा कि चिड़िया अमरूद के पेड़ पर भी घोंसला बनाती है, उसकी उपेक्षा क्यों की जा रही है। अनंत यानी बहुत अधिक, उपेक्षा करना, अवहेलना करना, दरअसल यानी वास्तव में, रूप मंडप यानी सुंदर मंडप, अस्तित्व यानी विद्यमानता, होने का भाव। दरअसल तुम दोनों ने मिलकर जो रूप मंडप बनाया है वह चिड़िया का क्रीड़ा धाम है। तुम दोनों तो सटे हुए हो, चिड़िया तुम्हारे ऊपर से उसके ऊपर से तुम्हारे ऊपर आया जाया करती है। उन्होंने तुम दोनों में कोई बंटवारा नहीं किया है, और मैंने भी कहीं किया है। कहाँ किया? तुम दोनों का अस्तित्व हम सबके लिए कुछ अधिक ही महत्वपूर्ण है।
यानी अस्तित्व होना यानी विद्यमानता होना, होने का भाव होना। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो वसंत ऋतु के बाद जो बहार छा जाती है, इसमें पूरी तरह चिड़िया एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर तक फुदकती रहती है और बड़े पैमाने पर पेड़ लहलहाने लगते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।